हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है सुपर एमसीक्यू सीरीज फॉर महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं आपके महाट्रांसको के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फॉर असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर बोथ। इस सेशन से हम लोग सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास देखने वाले, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो हम लोग इस सेशन से शुरुआत करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है सुपर एमसीक्यू सीरीज का फॉर महाट्रांस को, तो इस सेशन को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमारे प्रीवियस सेशन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था अनदर नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज, तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर दिया, उनका नाम है अंजलि कुमारी और शिरीष भगत। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। और ये हमारे सेशन के स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें हमने 40 + 40 ऐसे टोटल 80 क्वेश्चंस को जो पेपर पूछा गया था इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का 2 जून 2019 को, उसमें हमने कंप्लीटली एज इट इज़ डिस्कस किए। अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप इसको क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो इसरो टेक्नीशियन में पूछे गए थे जो क्वेश्चंस, वो आप जाके देख सकते हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके महाट्रांसको के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना दूँ कि महाट्रांसको का जो रिक्रूटमेंट है कुछ महीनों में डेफिनेटली आ सकता है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छे से बनाए रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैं अभी तक जो भी समझाई वो आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीस्ट डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट ऑफ अ पावर एम्पलीफायर ऑकर्स इन। सबसे लीस्ट डिस्टॉर्शन जो आउटपुट में आता है पावर एम्पलीफायर पे, वो कौन से क्लास के एम्पलीफायर में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास सबसे पहले हमने क्यों लिया, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये सिलेक्शन हम लोग काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट करते थे, ये जो सेक्शंस रहता है। और मुझे भी रिसेंटली जो कमेंट्स आए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की क्लासेस सबसे पहले लिया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको क्लास को बनाया है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे लीस्ट डिस्टॉर्शन रहता है हमारा रहता है क्लास ए एम्पलीफायर में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया है जहाँ पे आपको वेरियस क्लासेस और उसका जो फीचर्स है और उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ये हमने यहाँ पे मार्क किए। सबसे पहले हम लोग क्लास ए देख लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये थ्योरी की आपको क्यों आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बाकी मल्टीपल क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास ए का जो ऑपरेटिंग साइकिल रहता है वो रहता है 360, क्लास बी का रहता है 180 डिग्री, क्लास सी का जो रहता है वो रहता है लेस देन 180, और क्लास ए बी का रहता है मोर देन 180 बट लेस देन 160। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेटिंग क्लास दैट मीन्स ये कंप्लीट 360 डिग्री के लिए वर्क करता है, 360 साइकिल के लिए वर्क करता है, और ये जो है 180 साइकिल्स के लिए वर्क करता है क्लास बी। क्लास सी उससे कम और क्लास ए बी मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन एक एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए, इसलिए आपको जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, और जो पोजीशन ऑफ क्यू रहता है क्वेश्चन पॉइंट, वो रहता है हमारा सेंटर पे क्लास ए में, क्लास बी में हम रहता है वाई एक्स एक्सिस पे, क्लास सी में हमारा क्वेश्चन पॉइंट रहता है बिलो एक्स एक्सिस, और क्लास ए बी में रहता है हमारा अबव एक्स एक्सिस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जो पोजीशन ऑफ क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है, जिससे हमारा परफॉर्मेंस डिफाइन होता है, जो पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं हम उसका, वो उसकी जो पोजीशन है वो आपको ध्यान में रखनी होगी अकॉर्डिंग टू द क्लास। देन आता है हमारा एफिशिएंसी, सबसे लीस्ट एफिशिएंसी रहता है इसका क्लास ए का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा 25 to 50%। देन हमारा क्लास बी का जो एफिशिएंसी रहता है वो रहता है 78.5। क्लास सी का ऑलमोस्ट हाईएस्ट हमारा एफिशिएंसी रहता है। ठीक है, बट इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो हमारा लेस देन 180 पे रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और क्लास ए बी का जो रहता है वो रहता है इन बिटवीन 50 to 78.5। ठीक है, ये क्लास ए बी के बीच के जो भी वैल्यूज़ है ये आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टॉर्शन। क्लास ए हम लोग मान सकते हैं कि ये डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफायर है। ठीक है, पावर एम्पलीफायर, तो उसका इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्लास बी में जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रेजेंट बट मोर देन ए, वो प्रेजेंट रहेगा हमारे डिस्टॉर्शंस दैट मीन्स हमारे अनवांटेड डीसी सिग्नल्स जो रहते हैं हमारे आउटपुट में, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शंस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जो प्रेजेंट रहेगा उसमें क्लास बी में वो रहेगा ए से ज़्यादा रहेगा डिस्टॉर्शंस, क्लास सी में हाईएस्ट रहेगा, और क्लास ए बी में जो डिस्टॉर्शंस रहेगा वो रहेगा हमारा प्रेजेंट रहेगा बट हमारा लेस देन बी से रहेगा। ठीक है, क्लास बी से लेस बट क्लास ए से ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि ये क्लास ए बी के बीच में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर भी आपको मैंने मार्क कर दिया जो कि ऑप्शन ए।
सिलिकॉन डायोड्स आर प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम डायोड्स बिकॉज सिलिकॉन डायोड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हम लोग डायोड और सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस है उसको हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम लोग सिलिकॉन ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा सिलिकॉन इज अ लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर फॉलोइंग सर्किट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको सेशन स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसको बाद में एक बार कंप्लीटली ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ और जो भी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताता हूँ वो सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करके देखने को मिलती है, ठीक है। और ये हमने काफ़ी प्रीवियस सेशंस में भी हमने एक्सपीरियंस किया कि आप ही लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपने जो पढ़ा है उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। इनफैक्ट हमने जो एक सेशन लिया था MSc DCL के लिए, उसमें से मोर देन 30+ क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए मैं बताता हूँ आपको, जो भी मैं चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ फॉलोइंग सर्किट? ये सर्किट यहाँ पे गिवन है, तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास 4 गिवन है, ABCD। तो इसका करेक्ट वेवफॉर्म क्या रहेगा? तो सबसे पहले बात तो ध्यान में रखना होगा, ये सर्किट कौन सा है? ये सर्किट है आपका शंट क्लिपर का, ठीक है। ये सर्किट है हमारा शंट क्लिपर का। क्लिपर और क्लैंपर सर्किट्स रहते हैं, आपको पता है 2 सर्किट्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले हम लोग क्लिपर में देख लेते हैं। क्लिप में क्या करता है, यहाँ पे जो आउटपुट में कुछ वेवफॉर्म है उसको वो क्लिप कर देता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका एक हाफ क्लिपिंग है या फिर फुल क्लिपिंग, या फिर हम लोग बायस क्लिपिंग में जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका क्लिपिंग होता है। तो ये है हमारा शंट क्लिपर का सर्किट, ठीक है। इस केस में आप नोटिस किया होगा यहाँ पे 4 वेवफॉर्म्स है। आपको अगर नहीं भी आता है तो आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जब हमारा फर्स्ट कंडीशन रहेगा हमारा वी इन अगर हमारा लेस रहता है VR से, इसको VR लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में हमारा डायोड ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि वी इन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वी इन हमारा कम रहेगा एज कम्पेयर टू VR। तो इस केस में आप जो डायोड की कन्फिगरेशन देख सकते हो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, डायोड क्या है हमारा रिवर्स बायस है। तो इस केस में हमारा जो V0 रहेगा वो रहेगा हमारा VI, ठीक है। तो इस केस में हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा डायोड ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है गिवन, वैसे के वैसे VR हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने रेफरेंस वोल्टेज लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो भी इनपुट दिया, ठीक है, वो सेम हमारे आउटपुट में रिफ्लेक्ट हुआ, करेक्ट। प्लस माइनस यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा कैसा आ जाएगा? तो जो हमारा इनपुट है दैट मीन्स जो हमारा VI है वही हमारा V आउटपुट है फर्स्ट केस में। जब हमारा V इन लेस है VR से, जो रेफरेंस वोल्टेज है अभी मैंने आपको बताया था, इस केस में हमारा आउटपुट में ये ओपन सर्किट होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वैसे के वैसे आ रहा है आउटपुट में। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा जो V इनपुट है, ये सेकंड कंडीशन लिख लेता हूँ, V इन है हमारा VR से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा आप देख सकते हो ये डायोड जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस सर्किट शॉर्ट सर्किट होने के बाद में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इस केस में हमारा कंडीशन कैसा रहेगा सर्किट का, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट सर्किटेड डायोड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेफरेंस वोल्टेज है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। तो हमने जो V इनपुट दिया यहाँ पे, ठीक है, इस केस में ये यहाँ से तो फ्लो होगा, बट इस केस में जो आउटपुट रहेगा हमारा V0 वो रहेगा हमारा इज इक्वल्स टू VR है, क्योंकि ये हमारा VR है, ठीक है, V रेफरेंस। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इस पॉइंट पे मेजर किया ना, करेक्ट। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, इस पॉइंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, करेक्ट। तो हमारा जो, अगर हम लोग ऐसा इस पॉइंट को अगर ऐसा भी लिख सकते हो, इस पॉइंट का जो रेफरेंस वोल्टेज है VR, मान लो ये 5 वोल्ट है, तो ऐसे कैसे 5 वोल्ट आएगा ना V0 में, दैट मीन्स हमारा जो रेफरेंस है वही हमारा VR आया, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो VR को हम लोग क्या लिखा है, V लिखा है सर्किट के अंदर। तो जो V तक का वोल्टेज है वही हमको फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ओके, देखते हम लोग देखते हैं उसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप का हमारा फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में जो आएगी हमारे इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ तक आया, रेफरेंस V तक, बायस्ड क्लिपर है ये, ठीक है। सेकंड जो नेगेटिव साइकिल रहेंगी वो वैसे के वैसे ही रहेगी। ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको जो भी मैंने समझाया वो काफ़ी अच्छे से समझ में आऊँगा, ठीक है। अगर आपको क्लिपर क्लैंपर का सेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है हमें, देखते हैं हम लोग। अ 10 वोल्ट रेफरेंस सोर्स इज डिजाइन फ्रॉम अ
30 volt supply using a Zener diode and a resistance. The test current for a Zener diode is 20 milliamperes. If the supply voltage drops to 20 volts, the Zener current will be. अगर हमारे पास 10 वोल्ट का रेफरेंस सोर्स है जो हमने डिज़ाइन किया 30 वोल्ट से यूजिंग Zener डायोड. Zener डायोड हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसका सिंबल रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा. अगर हमने रेजिस्टेंस और उसको Zener डायोड को मिला के हमने 10 वोल्ट का रेफरेंस सोर्स हमने डिज़ाइन कर लिया है, तो इस केस में हमारा टेस्ट करंट जो है हमारा डायोड का Zener डायोड का हुआ है 20 मिली एम्पर. और अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 20 वोल्ट पे तो Zener करंट कितना हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो सबसे पहले अगर हम लोग एक इस सर्किट का ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे अगर हमने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा सप्लाई है 30 वोल्ट का, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा Zener डायोड. डायोड के सिम्बॉल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे. और ये हो गया हमारा लोड, ठीक है. इस केस में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इसका जो VZ रहेगा दैट मीन्स हमारा 10 वोल्ट रहेगा, ठीक है, आउटपुट पे, ठीक है. और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 20 मिली एम्पियर्स. देखिए आपको अगर कभी सर्किट्स दिखाई नहीं देते हो तो आपको प्लीज़ रिजोल्यूशन आप इसको बढ़ा सकते हो सो दैट आपको क्लियरली दिख सके, ठीक है. ये जो हमारा आई करंट जा रहा है वो है हमारा 20 मिली एम्पियर्स, ठीक है. और यह अगर हो गया हमारा लोड. इस केस में हम लोग अगर जो रेफरेंस वोल्टेज है 10 वोल्ट का, अगर हम लोग उसको VZ = 10 वोल्ट लिख लेते हैं, तो अगर हम लोग फर्स्ट लूप में अगर KVL अप्लाई करते हैं तो हमारा KVL का इक्वेशन कैसा आएगा, वो आएगा हमारा 30, ये हमारा 30 वोल्ट का सोर्स है, 30 माइनस IS RS, ये IS और RS है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग RS लिख लेते हैं, ठीक है. -10 = 0. -10 में दैट मीन्स ये हमारा ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज कुछ यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव. VZ जो हमारा Zener वोल्टेज है, ठीक है, = 0. तो यहाँ पे हम लोग RS का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि I भी हमारे पास गिवन है 20 मिली एम्पियर्स, करेक्ट. तो RS विल बी इक्वल्स टू 30 - 10 अपॉन 20 × 10⁻³ तो हमारा 1 किलो ओहम का ये RS आ जाएगा, करेक्ट. RS का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया 1 किलो ओम्स का, करेक्ट. तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमारा वोल्टेज जो है 20 वोल्ट पे ड्रॉप होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है 30 वोल्ट टू 20 वोल्ट पे हमारा ड्रॉप होता है, तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है. मैं चेंज द कलर, लेट्स टेक द ग्रीन कलर, ओके. ये कुछ इसी तरीके से रहेगा. मैं जल्दी से जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, ये हो गया हमारा लोड. इस केस में हमारा 20 वोल्ट पे सप्लाई आ जाता है, ठीक है. बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे 1 किलो ओम का अभी हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इस केस में हमारा करंट क्या आ जाएगा, तो इसमें अभी हम लोग KVL निकालेंगे. इस KVL का इक्वेशन इस लूप में जो हमारा KVL लगाएंगे उसका इक्वेशन हो जाएगा 20 जो हमारा 20 वोल्ट पे ड्रॉप हुआ वोल्टेज माइनस IRS माइनस 10 = 0, ठीक है. 20 यहाँ पे I × RS हो जाएगा हमारा 10, करेक्ट. तो हमारे पास RS ऑलरेडी गिवन है, ठीक, जो कि 1 किलो ओम्स है, तो I हो जाएगा हमारा 10 अपॉन कितना आ जाएगा 1 किलो ओम्स दैट मीन्स 1000. तो 0 से 0 कटा, तो हमारे पास 10 मिली एम्पियर्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में उसमें देखने को मिल सकते हैं. साथ ही साथ ये आपको जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे. मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे सारे सेशंस देखे होंगे. मैं आपको बताता हूँ जेई लेवल का जो हमारे प्रिपरेशन है, हमने एसएससी जेई की जो सीरीज़ है कंप्लीट 34 क्वेश्चंस 34 सेशंस हमने लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है. हमने ईच एंड एवरी टॉपिक उसमें कवर करा है. वो आप जाके देखिएगा, आपके रेफरेंस के लिए, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5. For a transistor, IC is equals to 25 milliamperes and IB is equals to 5 milliamperes. The value of current gain अल्फा. अल्फा का वैल्यू हमें पूछा गया है, करंट गेन अल्फा. तो आपको 2-3 फॉर्मूले ध्यान में रखना होंगे. आई क्या होता है, इमिटर करंट. आई इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. और कॉमन बेस करंट गेन का अल्फा हम लोग कैसे लिखते हैं, IC अपॉन IE, करेक्ट. बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन इमिटर करंट गेन IC अपॉन IB. और गैमा हम लोग लिखते हैं, कॉमन कलेक्टर गेन को हम लोग लिखते हैं IE अपॉन IB. ये तीनों भी आपको फॉर्मूलेज ध्यान में रखने होंगे, ठीक है. तो इस केस में हमारे पास करंट गेन पूछा है अल्फा, तो अल्फा निकालेंगे हम लोग IC अपॉन IE, करेक्ट. I
बट हमारे पास तो आई सी गिवन है और आई बी गिवन है, बट आपको हमको पता है कि इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है आई सी अपॉन आई, और आई क्या होता है आई सी प्लस आई बी। तो आई सी हमारे पास गिवन है 25 मिली एम्पियर्स, करेक्ट। आई का क्या हो जाएगा 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 दैट इज 25/26। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे इक्वेशंस जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे नए चैनल कोचिफाई को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग नॉन टेक्निकल प्रिपरेशंस आपकी डेली अल्टरनेट डेज में हम लोग कराते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स और बाकी इंपॉर्टेंट सेशंस जो आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए लगते हैं हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई_ऑफिशियल को भी ज्वाइन करना होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी सिंपल सा था। इसमें आई सी गिवन था और आई बी गिवन था। आई का फॉर्मूला होता है आई सी प्लस आई बी, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया इस करंट गेन के फॉर्मूला में। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया 25/26। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉकले इक्वेशन इज गिवन बाय, शॉकले इक्वेशन इज गिवन बाय, इसमें यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, हमने देखने को मिला है 1-2 एग्जामिनेशन में मैंने एनालाइज किया है, जो असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी हमने देखा था। इसमें आई डी करंट जो रहता है वो रहता है आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वी जी एस क्या होता है, वी जी एस होता है हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज, वीपी क्या होता है हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, आईडीएसएस को हम लोग क्या कहते हैं ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज लीस्ट इन केस ऑफ, जो हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप रहती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो सबसे कम किस केस में रहती है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर्स में, तो वो रहती है हमारी मेटल्स में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर्स के अंदर 0 है, ठीक है, कोई है ही नहीं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। यहाँ पे हम लोग अगर बाइसिंग लगाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हमारे जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं और हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप रहती है ये काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको इंसुलेटर करके कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडरिंग द फॉलोइंग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस निकालना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पिडेंस। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है उसका करेक्ट हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको एक सिंगल एमसीक्यूज ना पूछे हुए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पिडेंस। सबसे लीस्ट इम्पिडेंस रहेगा हमारा कॉमन बेस का, ऑप्शन 2 आ जाएगा हमारे पास। देन रहेगा हमारे पास में कॉमन इमीटर का, देन फर्स्ट आ जाएगा, देन हमारे पास इमीटर फॉलोअर सर्किट का, ऑप्शन 3। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस सबसे लो है कॉमन बेस का, हमने लिख लिया, ठीक है। देन हमारा है कॉमन इमीटर का मीडियम है, ठीक है। देन इमीटर फॉलोअर, ठीक है, जिसका है हाई। तो इसमें आउटपुट इम्पिडेंस भी है हाई, मीडियम, देन लो। सीबी, सी और सीसी का वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा सीबी में रहता है, सी में मीडियम और सीसी में लो। करंट गेन लो, इसमें मीडियम, देन हाई। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, फेज शिफ्ट जो रहता है सी में 180 डिग्री का रहता है, सीबी और सीसी में नहीं रहता। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन अ जेफेट द एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू ट्रांसकंडक्टेंस GM एंड डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस RD इज रिलेटेड एज। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू, ट्रांसकंडक्शन GM एंड डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू GM इंटू RD। करेक्ट, ये है हमारा ऑप्शन सी में। इसी के साथ मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दूँ। तो सबसे पहले हमारा रहेगा डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस। दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन करंट कीपिंग द गेट सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। दैट मीन्स RD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डेल VDS अपॉन चेंज हमने किया डेल, तो डेल ID अब कांस्टेंट VGS। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ। आपके काफ़ी मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें ट्राई करने समझाता हूँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हमको मैं ट्राई करता हूँ कि आपको उसमें कवर करा दूँ एक ही सेशंस में। ट्रांसकंडक्टेंस GM, द रेशियो ऑफ चेंज इन द ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज कीपिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कॉन्स्टेंट।
इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस कंडक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं GM से। तो क्या हो जाएगा हमारा GM विल बी इक्वल्स टू डेल ID अपॉन डेल VCS, दैट मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। तो एट हमने कांस्टेंट क्या रखा है, हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज कीपिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, दैट मीन्स हमने VDS कांस्टेंट रखा है। ये हमने क्या कांस्टेंट रखा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, 100% मैं आपको बता दूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस या फिर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। GM में हमने क्या लिखा, ID अपॉन VGS, ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज कीपिंग द सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है हमारा म्यू, ठीक है, जो है हमारा चेंज इन ड्रेन टू वोल्टेज टू द चेंज इन गेट वोल्टेज एट अ कांस्टेंट ID, दैट मीन्स हमारा म्यू आ जाएगा डेल VDS अपॉन डेल VGS, करेक्ट, एट कांस्टेंट ID। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है VDS अपॉन ID एट कांस्टेंट VGS। ट्रांस कंडक्टेंस GM का हमारा फॉर्मूला है डेल ID अपॉन डेल VGS एट VDS इक्वल्स टू कांस्टेंट डेल, और ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू है हमारा डेल VDS अपॉन डेल VGS दैट एट कांस्टेंट ID। ये आपको तीनों भी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसी को हम लोग अगर म्यू लिखते हैं तो म्यू विल बी इक्वल्स टू डेल VDS, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं GM इंटू RD डेल VDS अपॉन डेल ID इंटू डेल ID अपॉन डेल VGS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा RD इंटू GM, क्योंकि हमने RD का फॉर्मूला क्या लिखा, डेल VDS अपॉन डेल ID, और इसका फॉर्मूला क्या लिखा, ओके। तो ये ID से ID कैंसिल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमने ऑलरेडी लिख लिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन था। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी जिसमें हम रिलेट नहीं कर सकते आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, ठीक है। ये बाकी की सारी मतलब क्वालिटीज़ रहेगी वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेंगे, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने का लो CMRR जो रहेगा हमारा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो रहेगा वो हमारा लो CMRR नहीं रहेगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। इसमें हाई गेन रहेगा, हाई इनपुट इम्पोर्टेंस और लो इनपुट इम्पोर्टेंस रहेगा, बट ये लो CMRR नहीं रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी होगी, जो इनपुट इम्पोर्टेंस रहेगा हमारा रहेगा इन्फाइनाइट, ठीक है। इनपुट इम्पोर्टेंस रहेगा हमारा इन्फाइनाइट, जो हमारा आउटपुट इम्पोर्टेंस रहेगा ओपन लूप का वो रहेगा हमारा 0, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना होगा जो हमारा कॉमन मोड वोल्टेज गेन भी हमारा 0 रहेगा, और जो हमारा वोल्टेज गेन है वो भी हमारा इन्फाइनाइट रहेगा। इस केस में अगर ये जो कंडीशन है यहाँ पे वेरी लो CMRR ना, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट P चैनल JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग सिम्बॉल्स। यहाँ पे सिम्बॉल्स गिवन है आपको कुछ 4, ठीक है। इसमें से P चैनल JFET आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या मार्क करके, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है P चैनल का, ठीक है। तो ये हमारा सिम्बॉल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, BJT और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है, आप इस चार्ट को समझ में आएंगे। BJT एक बाइपोलर है और फेट क्या है हमारा यूनिपोलर है। BJT हमारा करंट कंट्रोल है और ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल है। इसमें लो इनपुट इम्पोर्टेंस रहता है, तो इसमें हाई इनपुट इम्पोर्टेंस रहता है फेट में। लोअर थर्मल स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे इसमें थर्मल स्टेबिलिटी फेट के ज़्यादा रहती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लो स्विचिंग स्पीड, और यहाँ पे हमारी स्विचिंग स्पीड जो रहती है सेवरल किलोवाट्स में रहती है, और ये नॉइस रहता है और यहाँ पे लेस नॉइस रहता है। तो ये PNP टाइप हमारा BJT है, ठीक है, इस टाइप का। ये NPN टाइप है, ये आपका जो एरो दिख सकते हो इसमें ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है NPN टाइप में। P चैनल जो JFET है इसका जो आउटवर्ड में आ रहा है, N चैनल दैट मीन्स ये इनवर्ड आता है। ये आपके सिम्बॉल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फॉर द given op-amp circuit the value of input resistance Ri needed to produce an output voltage of -5 वोल्ट। हमारे पास -5 वोल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए Ri की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट में। तो ध्यान में रखिएगा, फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन हम लोग कैसे लिखते हैं, V out अपॉन V in
इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो जो आर एफ है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है और आर आई जो है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस केस में अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हम लोग वी आउट हमारे पास कितना है -5 वोल्ट है, करेक्ट, और वी इन है हमारे पास 50 मिली वोल्ट्स और आर एफ है हमारे पास 200 किलो ओम्स का, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वी आउट अपॉन वी इन क्या लिखेंगे, वो रहेगा हमारा माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो वी आउट का वैल्यू है 5 -5, वी इन का वैल्यू है 50 मिली वोल्ट, माइनस आर एफ का वैल्यू है 200 किलो ओम्स और आर आई का हमने वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग आर आई का वैल्यू निकालते हैं सिंपली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, जो आएगा हमारा 2000 ओम्स, विच इज़ आर आई विल बी इक्वल्स टू 2 किलो ओम्स एज द फाइनल आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन बी, दैट इज 2 किलो ओम्स। 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस हमें इनपुट रेजिस्टेंस साइड में लगेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। The 3 different circuits of a transistor biasing are shown below. The correct order of bias stability of these circuit. करेक्ट ऑर्डर जो है इसका बायस स्टेबिलिटी का सबसे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो चीज़ है कि गोल ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज टू एस्टेब्लिश अ नॉन क्वेश्चन ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्यू पॉइंट विच इज़ द फॉर द बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स टू वर्क इफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस एन अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल। हमने जो क्यू पॉइंट रहता है हमारा क्वेश्चन पॉइंट रहता है उसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं सो दैट हम लोग अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो बीटा रहता है ट्रांजिस्टर्स का वो अफेक्ट होता है टेम्परेचर से और अदर फैक्टर से। तो इस केस में हमारे पास जो इसका करेक्ट सिक्वेंस आएगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट रहेगा सेकंड, ठीक है, शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायस स्टेबिलिटी ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। सबसे पहला रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड, देन हमारा थर्ड, देन हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट में हमारा ये सर्किट रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास कलेक्टर फीडबैक बायस में रहेगा ये सर्किट, देन हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस में रहेगा ये सर्किट। ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। ये हो गया हमारा कलेक्टर फीडबैक और ये हो गया हमारा फिक्स्ड बायस्ड, ठीक है। फिक्स्ड बायस में हम लोग डायरेक्टली वीसीसी फिक्स्ड क्या गिवन है। कलेक्टर बायस में हमारा बीटा जो डिपेंडेंट है बायसिंग मेथड पे, सो दैट हमारे पास 2 रेजिस्टेंस लगेंगे कलेक्टर फीडबैक में, ठीक है। और वोल्टेज डिवाइडर में यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट गिवन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बीजेटी इज एम्प्लॉयड एज ए एम्पलीफायर इट ऑपरेट्स एज अ। अगर हम लोग बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको एक्टिव रीजन में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पहले ही रिवील हो गया था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट मेंशन किया है। एज एम्पलीफायर जब वो वर्क करता है बीजेटी तब वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव में जब वो काम करता है तब वो एज अ एम्पलीफायर करके वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार आपको समझाया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाकी की जो जैसे कट ऑफ रीजन में है वो ऑफ स्विच करके काम करता है, रिवर्स एक्टिव में वो हमारे यूजफुल नहीं रहता है, और सैचुरेशन में वो एज अ स्विच करके काम करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कट ऑफ सैचुरेशन और एक्टिव दोनों काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज क्रिस्टल ऑसिलेटर इन कम्युनिकेशन सर्किट्स एंड डिजिटल क्लॉक्स आर जनरली प्रेफर्ड। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हम लोग कम्युनिकेशन और डिजिटल क्लॉक्स में क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रहती है वो हमारी सब्सटेंशियली कांस्टेंट रहती है। बहुत कांस्टेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर हमें फ्रीक्वेंसी देता है। और हमें क्यों लगता है क्रिस्टल ऑसिलेटर? आपका जो टाइमिंग रहता है सर्किट्स में, ठीक है, टाइमिंग के लिए हमें ये क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो टाइमिंग के सिवा काम नहीं कर सकता, और उसके लिए हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। The best location of setting a Q point, that is question point on a DC load line if a FET amplifier is at dash. बेस्ट लोकेशन कहाँ पे रहेगी हमारे डीसी लोड लाइन के लिए क्वेश्चन पॉइंट की फेट एम्पलीफायर में? तो वो रहेगी हमारी मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। सो दैट हमें प्रॉपर अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल आउटपुट मिल सके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल वेव डायोड रेक्टिफायर is applied with a voltage from a 60 volt 0 volt to 60 volt transformer. Load and diode forward bias resistance are 100 ohms and 10 ohms respectively. The average output voltage for the rectifier. हमें average output voltage rectifier का निकालना है। इस केस में हम लोगों को दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। VRMS क्या होता है? VRMS होता है VM by
√2। वी एवरेज होता है हमारा ट्वाइस Vm/π। फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि गिवन है फुल वेव डायोड रेक्टिफायर। और हमारे पास RMS वैल्यू हो गया, वी एवरेज हो गया एवरेज वोल्टेज, और Vm हो गया पीक वैल्यू। तो कुछ हम लोग इस तरीके से इसका सर्किट रहेगा, क्योंकि आपको जहाँ पे वोल्टेज गिवन है उससे ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंडर टाइप टाई करके, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा लोड, करेक्ट, और यहाँ पे हमारा D2 इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। अगर हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आती है तो पॉजिटिव यहाँ पे +60, 0, -60, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, कितना रहेगा हमारा 10 ohms ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 100 ohms का हमारे पास लोड रेजिस्टेंस गिवन है, सारे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 60 वोल्ट का, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा आउटपुट RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 = 100 अपॉन, अगर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल निकालते तो 100 अपॉन 100 + 10 × 60, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा हमारा 54.54 वोल्ट, ठीक है। और हमारा आउटपुट एवरेज वोल्टेज हो जाएगा, मैं कलर चेंज करके आपको लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा डिफरेंस। वी एवरेज वो हो जाएगा हमारा 2 × √2 × 54.54 अपॉन पाई, ये फार्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यू विल गेट फाइनल आंसर एज 49.1 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर विल नॉट डिपेंड अपॉन, ऑसिलेटर का आउटपुट किस पर डिपेंड नहीं करेगा, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक और एम्पलीफायर, या फिर इनपुट वोल्टेज पे। तो इनपुट वोल्टेज पे ऑसिलेटर का आउटपुट डिपेंड नहीं करेगा, ये बाकी सारे जो पैरामीटर्स उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर शोन इन द सर्किट गिवन, द गेन विद द फीडबैक इज 100, व्हाट इज द गेन विदाउट फीडबैक। अगर हमारा गेन अगर फीडबैक है 100 तो विदाउट गेन हमारा फीडबैक कितना आएगा, ये हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए क्लोज लूप आउटपुट जो गेन निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं AOL अपॉन 1 + AOL बीटा, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए हमारा यहाँ पे निगेटिव रहता है, ठीक है। तो AOL क्या होता है, ओपन लूप गेन हो गया, ठीक है। बीटा क्या हो गया हमारा, गेन ऑफ फीडबैक, बीटा = गेन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे बीटा का वैल्यू है 0.009, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है आप सर्किट में। और हमारे पास गेन विथ फीडबैक है 100, तो हम लोग निकालेंगे AOL अपॉन 1, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यों, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, करेक्ट। ये फीडबैक यहाँ पे माइनस साइन से आप समझ सकते हो। AOL प्लस AOL 0.009 = 100 आ जाएगा। तो हमें AOL का वैल्यू निकालना है बेसिकली, तो 0.9 AOL प्लस 100 = AOL। तो AOL का हमने वैल्यू निकालेंगे। AOL का वैल्यू मैंने आपको बताया था ओपन लूप गेन, दैट मीन्स ओपन लूप गेन विल बी = 1000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा विदाउट फीडबैक जो ओपन लूप गेन आएगा वो आएगा 1000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्किट शोन बिलो एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर या फिर बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पे जो सर्किट गिवन है ये हमारा लो ऑल पास फिल्टर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, अगर आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द महाट्रांसको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका सबसे पहले आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज द कमिंग अंडर सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो उसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आई होप आपको हमारा सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन को लाइक करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और Coachify_official को आपको ज्वाइन करना है। आपको हमारे ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम चैनल्स हैं Coachify और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को भी आपको फॉलो करना है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट से अपडेट्स हम आपको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।